हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 23 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगई और झांशियान एक दूसरे के हमराज बन चुके हैं। दोनों ने अपनी असली पहचान एक दूसरे को बता दी है। वांगई को अपनी माँ की बात याद आ गई कि जब तुम अपने प्यार करने वाले के साथ होगे तो तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ेगी। वांगई ने सीधे सीधे झांशियान से पूछ लिया, क्या तुम्हारी धड़कन बढ़ी? तो झांशियान ने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, कहीं तुम मुझसे नफरत तो नहीं करने लगोगे। वांगई की भौहें सिकुड़ी। उसने कहा, क्या डरने पर भी दिल की धड़कनें बढ़ती है? अब ये बात झांशियान को चौंका गई। उसने वांगई की शंका दूर करने के लिए कहा, हाँ, डरने पर भी दिल की धड़कनें बढ़ती है, क्योंकि तब आपको पता नहीं होता कि आसपास क्या चल रहा है और आप आगे क्या करने वाले हो। वांगई ने अपना सर नीचे झुका लिया और वो सोचने लगा, फिर मुझे कैसे पता चलेगा? झांशियान ने कहा, तुम्हें क्या पता करना है? तभी जिंगई वांगई को आवाज़ लगाने लगा। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी देर से वांगई को ढूंढ रहा था। तभी वांगई वहाँ से उठते हुए बोला, लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा, शायद जिंगी काफ़ी परेशान है। झांशियान भी ज़मीन पर खड़ा हुआ। उसने अपना चोगा उतारा और वांगई को उड़ाते हुए बोला, इसे पहन लो, इससे मधुमक्खियाँ तुम्हारे पीछे नहीं भिनभिनाएंगी। अब वांगई ने उसे टाइटली पकड़ लिया और कहा, हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे काटे। वांगई की मासूमियत देखकर गंभीर चेहरा बनाते हुए झांशियान बोला, वांगई, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि महल में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम सीधे सीधे मेरे पास चले आना, ठीक है? वांगई मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, क्या कोई हमें टोकेगा नहीं अगर हमें साथ में देखेगा तो? भले ही वांगई राजधानी से दूर चेंग समुदाय में पला बड़ा था, लेकिन वहाँ पर भी यही मान्यता थी कि शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिल सकते, वो भी अकेले में। झांशियान की अवस्था तो ऐसे थी जैसे उसे सूली पर चढ़ना बेहतर लग रहा था वांगई से दूर रहने से ज़्यादा। वांगई भी ये बात समझ गया। उसने कहा, ठीक है, हम कभी कभार इसी धुन के ज़रिए मिला करेंगे। आधे मन से झांशियान ने वांगई को जाने के लिए कह दिया, क्योंकि कल से वांगई को फिर से एक बार राजमहल के तौर तरीके सीखने के लिए भी तो जाना था। वांगई झांशियान के पास से मुड़कर दूर हुआ, फिर पीछे मुड़कर झांशियान की तरफ देखकर हाथ हिलाया और आगे चलने लगा। उसे कुछ अलग तो लग रहा था, लेकिन ये क्या था? उसने अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी धड़कनें कुछ बदली हुई थी। झांशियान लगातार आंखें बड़ी बड़ी करके वांगई को ही घूरे जा रहा था। एक दो कदम चलने के बाद वांगई रुका। झांशियान की तरफ मुड़कर उसे देखकर हाथ हिलाया। वह ऐसा दूसरी बार कर रहा था। फिर से पीछे मुड़कर वांगई अपने महल की तरफ चलने लगा, लेकिन एक दो कदम आगे बढ़ाने के बाद ही उसे रहा नहीं गया। वो फिर से एक बार पीछे मुड़ा और झांशियान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, मैं तो भागने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए ये स्लो मोशन में अलग होना ज़्यादा दर्दनाक था। संभल कर जाना, झांशियान ने भी पीछे से आवाज़ लगाई। वांगई पीछे मुड़ा और दौड़कर अपने महल के अंदर चला गया। क्या? फिर से? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? जिंगई को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। झांझान खुद तीसरा राजकुमार है, इस बारे में सोच सोच कर ही लोटपोट होकर हंस रहा था। जब वो शांत हुआ तब वो वांगई से बातें करने लगा। वैसे वांगई तीसरे राजकुमार तो बहुत ही आकर्षक उम्दा इंसान है। दरअसल जिंगी को भी खुशी हो रही थी कि वांगई किसी अजनबी से नहीं बल्कि एक दोस्त से शादी करने जा रहा है। वांगई के दिल में रह रह कर झांशियान का ही ख्याल आ रहा था। उसका आकर्षक तेजस्वी रूप, उसके आसपास होने से उसके दिल में अजीब सी हलचल उठना। वांगई को ये बदलाव समझ भी नहीं आ रहे थे कि झांशियान के ख्याल से ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। बनी, वांगई बुदबुदाया, अरे, हम तो तुम्हारे होने वाले पति के बारे में बातें कर रहे हैं, जो तीसरे राजकुमार है, गठीले नौजवान, और तुम हो कि खरगोशों की बात कर रहे हो। वांगई को चढ़ाकर जिंगई जोर जोर से हंसने लगा। वांगई के गाल सुर्ख लाल हो गए थे। ये झांशियान और उसके बीच का सीक्रेट था, जो वो किसी भी कीमत पर जिंगी को तो मालूम होने देने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी
खरगोशों को देखकर उसे बार बार झांशियान की याद आ रही थी। वो भी तो उसका खरगोश था, बड़ा वाला खरगोश। वांगई दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। तभी चिंगई ने गंभीर आवाज़ में कहा, वांगई, कल से तुम्हारे वांगफई बनने के अभ्यास की शुरुआत होगी, इसलिए तुम्हारे अभ्यास की सूची हमें भिजवाई गई है। वांगफई राजा की पत्नी को बोला जाता है। वांगई अपना सर पकड़ते हुए बोला, अरे नहीं, ये तो घर से भी बदतर होगा। जिंगी ने उसे समझाकर कहा, इस बारे में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए अच्छी तरह से आराम कर लो। कल सुबह के लिए पूरे मन से तैयार रहना। अगले दिन राजमहल में हमेशा की तरह चहल पहल थी। सभी नौकर अपने अपने मालिकों की आवभगत करने में लगे थे। रसोई घर से लिन्हुआ महल काफ़ी दूरी पर था, इसलिए वो काफ़ी शांत भी था। वैसे भी जिंगी ने कल ही सभी नौकरों को आदेश दिया था कि वांगई काफ़ी थकी हुई है, इसलिए कोई भी ज़्यादा शोर नहीं मचाएगा, सभी दबे पाँव चलेंगे। सूरज की रोशनी के साथ वांगई की आंखें खुली। पहले तो अनजान जगह देखकर वो चौंक गया, लेकिन उसे याद आया कि अब वो राजमहल में है। वो तुरंत उठकर खड़ा हुआ। फिर उसे याद आया कि अब से उसका अभ्यास शुरू होने वाला है। वांगई ने अपने दोनों हाथों से रज़ाई पकड़ी और उसे अपने सिर पर लेकर वापस से सो गया। जिंदगी बहुत कठिन है, वांगई सोते हुए बोला। जिंगई दरवाज़ा खटखटाकर कमरे में आया। उसने वांगई को उठाया, उसे मुंह हाथ धोने के लिए कह दिया। वांगई चिढ़कर बोला, अब से तो भैरवी यातना शुरू होने वाली है। आईने में देखकर खुद को ढाढ़स बंधाता हुआ वांगई बोला, मैं तैयार हूँ। अब वांगई का पूरा जत्था लिन्हुआ महल से अभ्यास कक्ष की तरफ निकला, जिसमें वांगई, जिंगई, उसकी 3-4 दासियाँ, उसके 2 अंगरक्षक और कुछ ज़रूरती सेवक, इतने सारे लोग थे। वैसे भी वांगई को दिखावा करना ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने साथ बस उन्हीं लोगों को रखा जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यह अभ्यास महल काफ़ी अरसे पहले तैयार करवाया गया था, जिसमें महल में आने वाली हर रानी और कॉन्क्यूबाइन अभ्यास करते थे, तालीम लेते थे, ताकि वो अपने राजा की इच्छानुसार योग्य वधू कहलाई जा सके। पहले से ही पसंद की गई कन्याओं को यहाँ पर लाया जाता था। उन्हें राजमहल के तौर तरीके सिखाए जाते थे। यहाँ पर पढ़ाने वाले अध्यापिकाओं का खास वर्ग था, जो कभी विवाह नहीं करते थे, खुद को अपने काम के लिए पूरी तरह से सौंप देते थे। जिंगई नहीं चाहता था कि वांगई पहले दिन ही देर करे, इसलिए उसने सुबह सवेरे वांगई को उठाकर तैयार किया था। जब वो अभ्यास महल पहुँचे तो वांगई ने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो हम पहुँच गए। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तुम्हें देर हो गई है। मैडम वेन, जो लगभग 50 साल की औरत थी, इस अभ्यास महल की जिम्मेदारी संभाला करती थी। वो एक स्ट्रिक्ट लेडी थी। यहाँ पर आई हर एक रानी उनकी शिष्या होकर गुजरी थी, इसलिए इनका दर्जा भी बहुत ऊंचा था। वो कभी कभार ही हंसती हुई दिखाई देती थी। हाँ, ये अलग बात है कि कॉन्क्यूबाइन सिंह कभी राजमहल की राजनीति का हिस्सा नहीं रही, लेकिन बाकी लोगों के बीच मैडम वेन का काफ़ी रुतबा था। महल में नई नई आने वाली लड़की कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वहाँ की अध्यापिका उसके विषय में बुरी राय बनाए, इसलिए सभी मैडम वेन को बहुत ही ज़्यादा इज्जत दिया करते थे। वो चाहते थे कि मैडम वेन उनकी तारीफ़ करे, एक तरह से उन्हें अच्छे नंबरों से पास करे। इसलिए काफ़ी सारी रानियाँ उनकी चापलूसी भी किया करती थी। शायद इसी बात का नशा मैडम वेन के सर चढ़कर बोल रहा था, इसलिए वो इतनी ज़्यादा घमंडी थी। इधर चिंगी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वांगई पहले ही दिन अपने अध्यापिका से डांट खाए। वैसे वांगई इस बात पर ध्यान तो नहीं देने वाला था, इसलिए जिंगी को ही उसका पक्ष लेकर बोलना पड़ा। उसने कहा, मैडम वेन, हमें माफ़ कीजिए, पर हमें जो सूची दी गई थी हम उसके अनुसार तैयार होकर आए हैं। उस सूची में कहीं पे भी वक्त का जिक्र नहीं था। मैडम वेन आग बबूला होकर जिंगी की तरफ घूरते हुए देखकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपना मुंह खोलने की। अब वांगई को गुस्सा आया। कोई उसके सामने उसके जिंगी को डांटे और वो ऐसे ही देखता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर से जब उसे पता है कि जिंगई कभी बिना मतलब कोई काम नहीं करता। वांगई ने चिढ़कर कहा, एक तो वो आपसे माफ़ी मांग रही है, फिर भी आप उसे डांट रही है। वांगई बिल्कुल निडर होकर बात कर रहा था।
मैडम वेन के लिए ये पहली बार था कि उनकी शिष्या उनके सामने ऐसे मुंह उठाकर बात करे। एक पल के लिए तो वो हड़बड़ा गई। उन्हें हमेशा डरी सहमी लड़कियां देखने की आदत थी, जो अच्छे परिणाम के लिए उनके तलवे चाटने तक को तैयार थी। लेकिन वो ऐसे ही एक छोटी बच्ची के सामने हार नहीं मान सकती। इसलिए उन्होंने अपने गंभीर आवाज़ में कहा, मेरे अनुशासन पर शंका उठाती हो? यही दिखाता है कि तुम कितनी संस्कारहीन हो। वांगई भी अपनी जिद पर अड़ा था। उसने कहा, जब मेरी दासी आपसे माफ़ी मांग रही है तो ये संस्कारहीनता कैसे हुई? क्या यहाँ पर यह सिखाया जाता है कि किसी से भी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, इंसानियत नहीं दिखानी चाहिए? वांगई को ये ना तो समझ आ रहा था, ना ही सहा जा रहा था कि कोई उसे या जिंगई को परेशान करे। इधर वो भाई वांगई का एक और नटखटपन देखकर हंस रहे थे। वहीं पर राजमहल की दासियां वांगई के भाग्य के बारे में सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी न कभी उनका मैडम वेन से सामना तो ज़रूर हुआ था। वो भी उन्हीं की शिष्याओं में से एक थी, जिन्हें महल की दासियां बनने के लिए भी काफ़ी कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तुम्हारी ज़ुबान तो बहुत चलती है, मैं इस तरह से नहीं सिखा सकती। मैडम वेन अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो वांगई को बातों में तो नहीं हरा सकती, लेकिन तजुर्बा किस दिन काम आता है। उनके दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मैडम वेन एक झटके के साथ झुक गई। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, चलो अभ्यास शुरू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, वांगशियन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।